हुसैनाबाद। छोटे हुसैनाबाद जाना है ऊपर, सुल्तानाबाद। सुल्तानाबाद ये वाला रास्ता है। अरे छोटा बच्चा इधर आई, छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा वाला। ओले 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 ओले, छोटा बच्चा क्या कर रहा है? अस्सलामु अलैकुम। लास्ट वीक हम स्कर्दू आए हुए थे। स्कर्दू में ये को हमारा पहला चक्कर नहीं था, तो इस दफ़ा सारी जगह देखने के बाद हमने कोई नई जगह देखने का प्लान बनाया। ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा सर 2-3 साल से यहाँ पे बाशु वैली का बड़ा तस्करा है, आप इस दफ़ा बाशु वैली ट्राई करें। तो हमें वो ले आया इस जगह। ये जगह बुनियादी तौर पे स्कर्दू शहर से तकरीबन को 30 किलोमीटर या 1 घंटे की मुसाफत पे गिलगित साइड पे वाक़ है। अगर आप स्कर्दू से आ रहे हैं तो आपने लेफ़्ट टर्न लेना है और आप इस वैली में चले जाएं। अगर आप गिलगित साइड से आ रहे हैं तो कचूरा से या अयूब ब्रिज से तकरीबन आधा घंटा पहले राइट साइड पे ये वाली वैली आती है जिसको बाशु वैली कहते हैं। बुनियादी तौर पे यहाँ पे रोड के ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं है सच लगा हुआ, क्योंकि रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इन 2025। आज 1 जून है 2021 और हमने रुख किया है बाशु वैली। रोड से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले आपको लकड़ियों के इस पुराने ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। 1000 फुट ऊंचा पुल है यहाँ से, इसमें चढ़ना उतरना भी मसला है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अभी तक लर्ज रहा है। हाँ, एक सदी का किस्सा है, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि इंसान को वीरानों और बयाबानों से खौफ आता था और वीरान जगह को दहशत की अलामत समझा जाता था। ना सिर्फ दहशत की अलामत बल्कि शैतान और जिन्नों का मस्कन कहा जाता था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग देवसाई को जिन्नों का घर कहते हैं, और आपने अक्सर अखबारों में ख़बरें पढ़ी होंगी कि हज़ारों की तादाद में जिन जो हैं उन्होंने देवसाई में अपना पड़ाव कर लिया। इसकी आवाज़ आती है। तो इंसान जो है वो तन्हाई से दूर भागता था और वीरानों को तन्हाई का अज़ाब और एक हलाकत खेज सहरा समझता था। ज़मीन का नासूर है और आबादी जो है उसी को आफियत और पनाह की अलामत समझा जाता। आबादी की हद से अगर आप बाहर निकले हैं तो समझे आपने सलामती को खैराबाद कह दिया। ये इंसान की सोच रही है एक ज़माने तक, और इतनी पुरानी बात नहीं। आबादी की सरहद से अगर आपने बाहर कदम रखा है तो समझे आपने हलाकत और बर्बादी को आवाज़ दे दी। यहाँ तक ही नहीं है बल्कि बाइबल ने भी इंसानी आबादी की सरहद को अबूर करने और दूर जाने को मनशाए खुदावंदी के खिलाफ लिखा है और बेआबाद मुकामात को शैतान मरदूद की ममलकत करार दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 साल तक वीरानों की खाक छानी तो उसे एक आफियत या इम्तिहान बनाना समझा गया। बादाम। जॉन मिल्टन की ख्याली जन्नत भी ऐसे इलाकों से घिरी हुई थी जिनके शैतानी माहौल में कदम रखने के तस्वुर से ही आदम व हव्वा के दिल लर्ज जाते थे।
मगर फिर वक्त ने करवट ली और इंसान अपनी शहरी ज़िंदगी से दूर भागा उन्हीं जंगल और बयाबानों की तरफ, सुकून की खातिर, जहाँ पे वो मशीनी ज़िंदगी से थोड़ा दूर कुछ अलहदगी में अपना वक्त गुजार सके। आज का इंसान आबादी की इन्हीं सरहदों को तोड़कर इन वीरानों का रुख करता है ताकि अपनी ज़ात का इरफान हासिल कर सके। मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो ईजाद करने वाले थे उन्होंने भी आबादी को छोड़ा और वीरानों का रुख किया ताकि वो अपनी ज़ात का इरफान हासिल करें। मैं किसी ख़ास मज़हब का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज्ञान जो है वो वीराने में जाके हासिल हुआ। आज भी बंगाल के जो जादूगर हैं वो वीरानों का रुख करते हैं। लोग अमेज़ॉन में जाके तपस्या करते हैं ताकि उनको अपनी ज़ात का या खुदा के वजूद का इरफान हासिल हो सके। एक सदी कबल तक इंसान एहसासात और जज्बात की दौलत से माला माल था और इस बेबहा दौलत की मौजूदगी उसे रूह की सरशारी के लिए किसी बैरूनी वास्ते की ज़रूरत नहीं थी। आज का इंसान अपनी तख्लीक करदा इजादात के चुंगल में फंस गया है और उससे निकलने के लिए वो किसी ऐसे फितरत कदे की तलाश में है जहां मुसलसल मशीनों की गड़गड़ाहट के अजाब से उसको निजात हासिल हो और वो अपनी रूह की तस्कीन हासिल कर सके। ये फितरत कदे जो इंसान को अपनी मशीनी ज़िंदगी से दूर लेके जाते हैं और उसकी कुछ न कुछ सुकून का बायस बनते हैं, अगरचे बहुत कम हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी दुनिया में ये मौजूद हैं, यकीन माने अभी भी इंसान की बहुत बड़ी राहत का सामान करते हैं। मुझे उस वक्त से खौफ आता है जब कायनात का आखिरी फितरत कदा भी इंसानी आबादी से आलूदा हो जाए। दुनिया पर रोबोट्स की हुकूमत का डंका बज रहा होगा और इंसान की रग रग में मशीन गर्दिश कर रही होगी। इस जमीन पर बसने वाला हर शख्स सवाल कर रहा होगा कि भरी दुनिया में आखिर दिल बहलाने को जाएं तो जाएं कहाँ। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी नुक्कड़, कोई ऐसी वादी, कोई ऐसा सहरा मिल जाए जहां इंसान जाके अपनी थकावट को दूर कर सके। इससे पहले कि ऐसा कोई वक्त आए जब ये आखिरी फितरत कदे भी दुनिया में न रहें, तो इंसान को चाहिए कि मरने से पहले पहले 2-4 ऐसे फितरत कदे ज़रूर देख ले जिससे उसकी रूह की बालिदगी हो सके। और यकीन जाने ये किसी गनीमत से कम नहीं। और हमें इस माले गनीमत को इकट्ठा करने का चस्का पड़ा तालिब इल्मी के दौर से। तालिब इल्मी के दौर में इन फितरत कदों की रानाइयों से दिल बहलाने के लिए हमारा को 5-7 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। उस ज़माने में महदूद वसाइल हुआ करते थे और लाइल्मी के बायस हमारे नज़दीक नदरन एरियाज़ या ये फितरत कदे सवात, कागान, नारान, मरी और गलियात वगैरह तक ही महदूद हुआ करते थे। मरी देख लिया या नथिया गली चले गए या ज़्यादा नारान, कागान, झील सैफुल मलूक देख ली तो समझा कि पूरा नदरन एरिया ही देख लिया। हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान यही हुआ करता था। लेकिन हमारी क्लास में कोई एक आधे ऐसे ज़रूर लोग हुआ करते थे जिनकी आवारगियों के तुफैल हमें पाकिस्तान के कई खूबसूरत मकामात के अस्माए ग्रामी कम अज़ कम ज़रूर याद हो गए थे, जिनमें से उन दिनों एक स्कर्दू भी हुआ करता। अभी तो खैर हम खुद को भी समझते हैं कि स्कर्दू के गली कूचों से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन उस ज़माना तालिब इल्मी में हमारे लिए क्योंकि सब कुछ मरी हुआ करता था, तो वो लोग जो आगे से होके आया करते थे और हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, गिलगित ये है और हुंजा ये है और शंग्रीला ये है, तो हमें भी थोड़ा एहसास होता था कि किसी न किसी दिन हम भी इन जगहों पे ज़रूर अपनी हाज़िरी लगवा के आएंगे।
हमारे ज़माना तालिब इल्मी के ज़माने में खैर इधर के जो रोड रास्ते थे वो भी आप समझ लें कि कोई हमारे आने के इतने एक्सेसिबल नहीं थे भी तो हमारी एक्सेस से दूर थे। और हमारी सबसे बड़ी जो एक्सकर्शन हुआ करती थी वो जीटी रोड हुआ करता था, जिसको हम उस ज़माने में भी और आज भी शायद शेर शाह सूरी की ही पैदावार या ईजाद समझते हैं या उसकी तख्लीक कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने इसे बनाया था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि शेर शाह सूरी से पहले ही इसकी बुनियाद जीटी रोड जिसको आप कहते हैं या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इसको पहले ही कोई बंदा अपने तखय्युल के पैमाने के ऊपर और नक्शे के ऊपर बना चुका था और एक्चुअली उसको वजूद में ला चुका था। मगर हमारा मसला ये है कि हम तारीख और मज़हब को गडमड करने पर मजबूर हैं। हमारी बर्रे सगीर की जो तारीख है उसका पहला बाब मोहम्मद बिन कासिम की आमद से शुरू होता है और उससे पहले तमाम सफ़ात कोरे कागज़ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा और मैं कर भी नहीं सकता। मोहम्मद बिन कासिम डेफिनेटली यहाँ पे आया बरे सगीर में और उसके आने के बाद इस्लाम ने एक जोर पकड़ा। मैं यहाँ पे विदाउट गोइंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी, मैं तारीख़ और मज़हब को थोड़ा सा अलग बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक ये बात बालातर है इस चीज़ से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान और यूनान के दरमियान तिजारत का फ़रोग़ पिछले मोड़ से मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने टैक्सला से पटना तक सड़क बनाई जिसे मौजूदा ग्रैंड ट्रंक रोड का आगाज़ कहा जा सकता है। लेकिन हमें, आपको पता है, इल्मी नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस खेत की मूली थी, तो हम उसके सर जीटी रोड का सेरा नहीं मान सकते। लिहाजा हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड का मेमार तो शेर शाह सूरी ही है। शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में अपने आबाई कस्बे से लेके दिल्ली तक सड़क बनवाई। इस सड़क को बाद में बंगाल के शहर सोनार गांव और पंजाब के अटक तक वसअत दी गई और समहाउ और अदर इसका नाम जीटी रोड पड़ गया। बहरहाल हम आपको लेके जा रहे थे बाशू वैली। पहले हम लकड़ी वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद जैसे ही ऊपर को आए तो इस वाले चौक से हम गलत रास्ते की तरफ चले गए थे। लिहाजा वो रास्ता हमें लेके गया पावर हाउस। और पावर हाउस पे जाने के बाद आगे एक बच्चा खड़ा था, उससे हमने पूछा तो हमारी कोई ख़ास उसको समझ नहीं आई कि हम किधर जाना चाह रहे हैं। तो आगे से एक गाड़ी वाले साहब आ रहे थे जो लोकल थे, उनसे हमने पूछा कि हमने सुल्तानाबाद जाना है। सुल्तानाबाद जो है वो बेसिकली बाशू वैली का जो सदर मुकाम है, आप कह लें, वो जगह है। और जो इस बाशू वैली का सबसे ऊंचा गांव है उसको सुल्तानाबाद कहते हैं। अभी ये जो जगह हम क्रॉस कर रहे हैं ये सारी की सारी ये बेसिकली अप्रोच रोड है उस फाइनल डेस्टिनेशन का जो कि आखिर में आएगी और जिसके लिए ये सारा तरद्दुद किया जा रहा है। तो उसने हमें बताया कि सर आप गलत आ गए, आपने पहले चौक से जहाँ से आप राइट आए हैं वहाँ से आपने लेफ़्ट चढ़ना था ऊपर। तो फिर हम वापस गए। वापस जाने के बाद हमने लेफ्ट टर्न लिया और वहीं से ऊपर को चढ़ना शुरू कर दिया। रोड की कंडीशन की अगर बात कर लें तो रोड जो है वो कार के जाने वाला कतअन नहीं है। मसलन ये देखिए हमारी 4x4 गाड़ी है और यहाँ पे भी
इतना बड़ा खड्डा है कि वो गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकी। आगे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, तो छोटी कार का तो वहाँ से क्रॉस करना वैसे ही समझे नामुमकिन है। छोटी कार पे आप वो जो लकड़ियों वाला ब्रिज है वही क्रॉस कर लें काफ़ी है, उससे आगे छोटी कार इज़ नॉट रिकमेंडेड। करोला या कल्टस या होंडा सिटी या सिविक तो आप भूल ही जाएं कि उसके ऊपर आप आ सकते हैं। लिहाजा अगर आप माशू वैली जाना चाहते हैं तो नंबर 1 इज़ कि आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी का मतलब है आपके पास 4x4 गाड़ी हो। जैसे ये हमने रिवर्स लिया और रिवर्स लेने के बाद फिर यहाँ से हमारी गाड़ी ने उसको क्रॉस किया। तो ये टोटल ट्रैक जो है ये 4x4 का है। अगर आप 4x4 नहीं ले सकते तो वहाँ पे लोकल जीप्स आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएंगी। आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और कोई घाटा भी नफ़े जैसा होगा। हम मोस्टली जब अपनी गाड़ी पे जा रहे होते तो हम कोशिश करते हैं यार अब अपनी गाड़ी पे आए हैं तो ठीक है, खैर है, नीचे से लग जाएगी, कोई मसला नहीं है, तो हम उसी पे चलते हैं। और उस पे आने का फिर नुकसान ये होता है कि वो 2000 जो हम जीप का बचा रहे होते हैं उसकी बजाय हमारा 20,000 लग रहा होता है जब पूरा गिलगित स्कर्दू का ट्रिप करके हम वापस अपने घर पहुंचते हैं। और मोस्टली लोगों को देखा है कि वो बम्पर उठा के उन्होंने डिग्गी में रखा होता है या पिछली सीट के ऊपर रखा होता है। तो यहाँ आने के बाद जब भी आप आगे वैलीज़ में जाएं तो कोशिश करें कि आप वहाँ पे लोकल प्राडो कोई ले लें। वो आपको 10,000 के ऊपर आपको मिल जाएगी पर डे, 10,000 बचत और पेट्रोल आपका अपना ड्राइवर के साथ गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप बारगेन कर लेंगे तो और अच्छी प्राइस पर मिल जाएगी। वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जीप ले लें। वो भी अगर आप नहीं लेना चाहते और आप कंफर्टेबल गाड़ी में आना चाहते हैं तो आप लोकल जो एनसीपी गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं, लोकल कार्स जो जापानीज़ कार्स हैं उनका लो बेड नहीं होता, वो हाई बेड गाड़ियाँ होती हैं और वो लोग यहाँ पे रेंट पे लेके आते हैं। हमने पहले एक जापानीज़ कार यहाँ पे देखी है एंड ऑनेस्टली वी वर अस्टोनिश्ड के इतने बुरे रास्ते पे जहाँ पे 2-3 तो जगह बड़ी मतलब आप समझे पथरीली थी, वहाँ से भी वो जापानीज़ गाड़ी गुजरेगी। लोकल ड्राइवर्स होते हैं उनको पता होता है किस एंगल से गाड़ी क्रॉस करनी। तो अपनी कार इज़ नॉट रिकमेंडेड। 4x4 ट्रैक है, स्कर्दू से 1 घंटे का रास्ता है, नॉट अ बिग डील। आप किसी भी लोकल ड्राइवर से बारगेन करेंगे तो वो 2 से 3 हज़ार में आपको आराम से ले आएगा। ये नीचे वाला सारा रास्ता क्रॉस करने के बाद हम इस पॉइंट पे आके फंस गए इस जीप के साथ क्रॉस करने के लिए। हम जब भी नदरन एरियाज़ गए हैं तो हमने ये रॉकेट साइंस ज़रूर देखी है कि वहाँ पे जब कभी भी किसी जगह पे भी क्रॉस पड़ेगा तो दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे कह रहे होते हैं यार तू थोड़ी सी पीछे ले लेना उस वाले चौक से, तू मुझे क्रॉस कर दे, और वो उसको कह रहा होता है। अब ये जो आगे गाड़ी वाला आया है इसने लिटरली ये बार बार हमें कही जा रहा था कि आप गाड़ी पीछे लें और आप हमें क्रॉस कराएं, और अल्टीमेटली फिर हमें ही गाड़ी पीछे करके रिवर्स करके इसको क्रॉस करवाना पड़ा। बहरहाल रोड क्योंकि तंग था, सिंगल था, तो गाड़ियाँ दोनों ही ऑलमोस्ट बड़ी थी। हमारे पास भी प्राडो टाइप गाड़ी थी और उनके पास भी जीप थी, थोड़ी वाइड बॉडी गाड़ियाँ थी, तो थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ा हमें रिवर्स करके। बहरहाल हमने उसको क्रॉस करवाया और अपना सफ़र हमने जारी रखा टूवर्ड्स सुल्तानाबाद। इस क्रॉसिंग पे मुझे अपने दोस्त की बात याद आ गई। हम गोरख हिल स्टेशन जा रहे थे सिंध, तो हमारे पास वीगो था 4x4। मैं ड्राइव कर रहा था और वो लेफ़्ट साइड पे बैठा हुआ था। वो बिलोंग करता है बलूचिस्तान। अब जब हम ऊपर को चढ़ रहे थे तो ऊपर से एक जीप नीचे को उतर रही थी। कोठवार जीप चलती हैं, जिन लोगों को गोरखिल का एक्सपीरियंस है तो नीचे वाई पांदी से दादू से आपको जीप्स मिलती हैं और वो मोस्टली पोठवार जीप्स होती हैं जिनके अंदर उन्होंने अल्ट्रेशन करके तो इंजन जो है वो बड़े वाला रखा होता है। तो मैं गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, हम हाइट ले रहे थे, ऊपर को जा रहे थे, ऊपर वाली गाड़ी उतर रही थी। मेरे पास बड़ी गाड़ी थी, वो पोठवार थी, तो मैंने थोड़ा सा समझे उसको फेवर देने के लिए मैंने गाड़ी वहाँ पे रोक ली थोड़ी सी साइड पे। उसने भी रोक ली। उसके बाद खैर मैंने उसको हाथ का इशारा किया, वो गाड़ी मुझे क्रॉस कर गई। तो जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बंदा बैठा हुआ था वो पहाड़ी इलाके का था, तो उसने कहा कि भाईजान आप याद कर लें, जब भी माउंटेनस एरिया में आप हाइट ले रहे हैं ना, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आगे से गाड़ी नीचे उतराई पे आ रही है,
तो आपने उसको रास्ता नहीं देना, उसने आपको रास्ता देना, क्योंकि वो नीचे उतर रहा है, वो साइड पे करेगा तो उसको तो आराम से गियर से ब्रेक से गाड़ी निकालनी, उसकी गाड़ी चल पड़ेगी नीचे की तरफ। आप अगर चढ़ाई चढ़ते हुए आपने गाड़ी का मोशन तोड़ दिया तो इट मीन्स कि अब अगली दफ़ा चांस है कि आपकी गाड़ी मोशन पकड़े या ना पकड़े, क्योंकि आप हाइट पे खड़े हुए हैं और आपकी गाड़ी रिवर्स भी मार सकती है। बहरहाल हम बाशू वैली की तलाश में खाना बदोश हो चुके थे और मुसलसल को पिछले आधे घंटे से हम चढ़ाई चढ़ रहे थे। रास्ते में कई छोटी छोटी आबादियां भी आईं, छोटे छोटे गांव थे, कोई 10-12 घरों के। और उसके साथ साथ जो चीज़ हमें ज़्यादा बॉदर कर रही थी वो ये थी कि बहुत सारे दूसरे इलाकों की तरह यहाँ पे भी हमें कुछ जगहों पे मांगने वाले बच्चे नज़र आए, जो कि कोई इतनी प्लेजेंट सिचुएशन नहीं थी हमारे। हाँ, पैसे वाली गाड़ी पीछे आ रही है यार, इनको भी मांगने पे लगा दिया है। ये क्या बात की है तुम लोगों ने, बच्चों को इस काम पे लगा दिया। इनके माँ बाप पीछे इनको रोकते नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इस तरह का काम जो है, ये हम बरोगिल गए हैं तो वहाँ पे भी रास्ते में बच्चे मिले, और मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन पे अगर आप जाएं तो बच्चे वालिदैन के कहे बगैर, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को वालिदैन पीछे से कहते हैं, बट बच्चे खुद से, हम जब गुजर रहे होते हैं 10-10 रुपए उनको दे रहे होते हैं और वो बच्चों को फिर एक तरह की आदत पड़ जाती है। बाशू में तो वैसे ही आ गए हम वैसे। मेरी आपसे गुजारिश होगी टूरिस्ट जो भी यहाँ पे जाते हैं कि काइंडली बच्चों को इस काम पे ना लगाएं, उनको पैसे ना दिया करें। हाँ, अगर आपने ज़रूर उनसे उनसियत का मुजाहरा करना है, उनसे प्यार का मुजाहरा करना है, उनसे मोहब्बत करनी है, तो आप जाते हुए कुछ छोटी छोटी कहानियों की बुक्स लेके जाएं, उन बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो पढ़ाई की तरफ आए। आपने इसके अलावा ज़रूरी उनको खाने पीने कुछ देना है तो आप रास्ते से टॉफ़ीज़ ले लें, गोलियाँ, टाफ़ियाँ, कुछ इस तरह के खाने की चीज़ उनको लेके जाएं, वो वाली उनको आप दें। बट खुदारा उनको पैसे देने से इज्तनाब करें, क्योंकि आगे चल के फिर ये बच्चों की आदत बन जाए। बहरहाल हम पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद और मुश्किल रास्ते से गुजरने के बाद इस वक्त सुल्तानाबाद गांव पहुंच चुके हैं। ये वाला है जी बाशू वैली, इसको बादशाह या बाशू कहते हैं, और ये वाले जो मीडोज़ हैं आगे, इनको बादशाह या बाशू मीडोज़ कहते हैं। ये वाला पॉइंट है जिसको देखने के लिए हम पिछले आधे घंटे से 4x4 गाड़ी को चला रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे आने के बाद और पहुँचने के बाद पिछले रास्ते की जो थकान है उसका एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये चीज़ कैमरे का लेंस कभी भी नहीं दिखा सकता, ये बात आपके ज़हन में रहे। कैमरे में आपको चीज़ जितनी भी अच्छी नज़र आए वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना फितरत के हुस्न को और इस फितरत कदे को आप अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं। सो मेरी गुजारिश यही होगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्कर्दू आएँ तो उस स्कर्दू से जस्ट 1 घंटे के रास्ते पे गिलगित साइड पे इस बाशू वैली का रास्ता ज़रूर नापें, यहाँ पे ज़रूर आएँ। नई जगह है, अभी उस तरह से टूरिस्ट का इन्फ्लक्स नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे आएंगे तो लाजमी इस जगह को आप इंजॉय करेंगे। एक नई जगह है, अभी आजकल तो इसके व्लॉग्स भी काफ़ी यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, बट जो इसका असल हुस्न है, जो इसकी खूबसूरती है, वो यहाँ आके ही देखी जा सकती है, कैमरे की आंख से आपको नहीं दिखाई जा सकती। बस उसकी चंद झलकियां हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन क्या है बताओ?
पकौड़ा फ्राइज चिप्स वगैरह बनवा लो बस, पूछ लेना लड़के से। समझ न जाला तेरी लोड़ बड़ी, घड़ी दी घड़ी समझ न जाला तेरी लोड़